नमस्कार, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। आज आपके बीच दिल्ली के रिनाउंड ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर अभिषेक बंसल हैं। डॉक्टर साहब, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। थैंक यू। आज एक ऐसे टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे जो पेशेंट के लिए बहुत कॉमन है, जो आपके फील्ड के पेशेंट हैं जिन्हें ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है। जनरली कई बार देखा जाता है कि पेशेंट ट्रॉमा के कारण से उसके लेग में फ्रैक्चर आ गया या उसकी लिगामेंट इंजरी हो गई, किसी भी तरह की इंजरी हो गई है पैरों में, तो पहुंचता है ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास पहुंचता है, या तो उसे प्लास्टर किया जाता है या सर्जरी होती है। इसके बाद पेशेंट को रिकवर करने में लगभग 2 से 3 महीने तो मिनिमम लग ही जाते हैं। इस दौरान हालात यह होता है कि उसके पैर बिल्कुल जाम हो जाते हैं जी। काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट की क्वेरी आती है द हेल्थ केयर टुडे पे कि उसके पैर जाम हो चुके हैं, अब वो कैसे ठीक होगा, पैर होल्ड कैसे कर सकता है। बहुत सारे डॉक्टर हाथ भी खड़े कर देते हैं कि यह बहुत आसान नहीं है जी। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये जो स्टिफनेस हो जाता है पैरों में, यह होता क्यों है? बहुत ही आपने एक रेलेवेंट और कॉमनली एनकाउंटर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे एलिसिट की है। इनफैक्ट मैं अगर अपनी प्रैक्टिस की बात करूँ तो क्योंकि आई एम अ सर्जन, आई एम एन आर्थोस्कोपी सर्जन, आई एम अ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, सो हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि डॉक्टर साहब हमने कहीं पे ऑपरेशन कराया लेकिन उसके बाद हमारा घुटना चल नहीं रहा है। या ऐसे भी केसेस आते हैं कि मान लीजिए कोई फ्रैक्चर हुआ, नॉट ओनली सर्जरी, प्लास्टर लगाया, प्लास्टर के बाद हाथ या पैर जाम हो गया, घुटना जाम हो गया, तो वो कैसे ठीक हो। इसका बिफोर हम ये स्टार्ट करें कि कैसे ठीक हो, ये समझना ज़रूरी है कि अंडरलाइंग कॉज क्या होता है। ये स्टिफनेस आती क्यों है, मतलब ऐसा क्या होता है कि 2 महीने का या 1.5 महीने का प्लास्टर रह गया या ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद स्टिफनेस आ गई। मोटे से तौर पे अगर बात करें, स्टिफनेस 2 कारणों से आती है। एक कारण जो जॉइंट के बाहर है जिसको एक्स्ट्रा आर्टिकुलर कॉज बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, मेडिकल लैंग्वेज में हम लोग, और दूसरा कारण जो जॉइंट के अंदर होने वाली प्रॉब्लम की वजह से है। ओके, उसको हम इंट्रा आर्टिकुलर कॉजेज बोलते हैं। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर कॉजेज में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं, हालांकि बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर्ड कॉजेज हैं उसके अंदर होता है कि मसल स्टिफनेस। मान लीजिए किसी को घुटने में कोई चोट लगी, घुटने के पास कोई फ्रैक्चर हो गया, उसके लिए घुटने का प्लास्टर कर दिया गया घुटने को सीधा रख के। आप ये मानिए कि 1.5 महीने यानी 6 वीक्स या 8 वीक्स का जो प्लास्टर हुआ, उस दौरान घुटने को चलाने वाली मसल्स ने कोई काम किया ही नहीं। जब वो काम नहीं किया, ये ह्यूमन बॉडी का या किसी भी सॉफ्ट टिश्यू का नेचर होता है कि अगर कोई टिश्यू काम नहीं कर रहा तो बॉडी उस टिश्यू को वीक करती चली जाती है। ये नॉर्मल सा एक मैकेनिज़्म है। अगर मैं किसी को फ्रैक्चर नहीं भी हुआ, किसी बिना फ्रैक्चर के इंसान का ही घुटना मैं 6-8 हफ्ते के लिए जाम कर दूं, मतलब प्लास्टर लगा दूं, तो उसका जब हम प्लास्टर हटाएंगे तो आप देखेंगे लाजमी से तौर पे पैर पतला हो चुका होता है। वो इसलिए क्योंकि मसल एट्रोफी हो जाती है। मसल एट्रोफी मतलब कि पैर का मतलब उस मसल का पतला हो जाना। जो लोग जिम जाके एक्सरसाइज करते हैं वो क्या करते हैं, एक ही मसल को बार बार यूज़ करते रहते हैं जिससे मसल का साइज ग्रो हो जाता है। ऐसे ही अगर हम उस मसल को यूज़ नहीं करेंगे तो वो पतली हो जाती है। ठीक है। जो मसल 6-8 हफ्ते तक नहीं चली वो श्रिंक होने के साथ साथ स्टिफ भी हो जाती है। जैसे कोई रबर बैंड अगर बहुत लंबे टाइम तक उसको स्ट्रेच ना किया जाए, पड़े पड़े वो अकड़ जाती है, ऐसे ही मांसपेशियां भी अकड़ जाती हैं। मसल स्टिफनेस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट, रादर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा आर्टिकुलर कॉज ऑफ नी स्टिफनेस। यानी कि नी स्टिफनेस में के जो जोड़ के बाहर वाले कॉजेज़ में सबसे इंपॉर्टेंट कॉज यही है। उसके अलावा जो कॉजेज़ हैं जोड़ के बाहर के, सूजन से क्या होता है, अगर मान लीजिए पैर में सूजन है तो सूजन टिश्यूज़ को स्ट्रेच होने की जगह नहीं देती, मतलब कि उतना ही घुटना मोड़ने के लिए अब टिश्यू को ज़्यादा स्ट्रेच होना पड़ेगा। तीसरा कॉज है पेन की वजह से लोग घुटना मोड़ते नहीं हैं। इनिशियली वो नहीं मोड़ते और धीरे धीरे अगेन क्योंकि मसल यूज़ नहीं होती, मसल यूज़ ना होने की वजह से टिश्यूज़ जो आसपास के हैं वो स्टिफ हो जाते हैं। अगर हम इंट्रा आर्टिकुलर कॉजेज़ की बात करें, यानी कि जॉइंट के अंदर जो प्रॉब्लम, मान लीजिए कोई सर्जरी हुई उसकी वजह से, या कोई चोट लगी, फ्रैक्चर हुआ, उसकी वजह से जॉइंट के अंदर कोई डैमेज हो गया, कार्टिलेज का डैमेज हो गया या मेनिस्कस का डैमेज हो गया या लिगामेंट का डैमेज हो गया, तो जो डैमेज्ड एरिया है जब वो चलाते हैं तो वो या तो मैकेनिकल ब्लॉक प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब कि वो अटक जाता है,
या पेन प्रोड्यूस कर सकता है जिसकी वजह से आदमी जानबूझ के घुटने को मोड़ता नहीं है और वो स्टिफ हो जाता है। दूसरा कॉमन इंट्राआर्टिकुलर कॉज है आर्थ्रोफाइब्रोसिस, यानी कि अगर हम किसी भी जोड़ की बात करें, ना सिर्फ घुटने की, किसी भी जोड़ में चलाने के लिए दोनों हड्डी जो जोड़ बनाती हैं उनके बीच में कार्टिलेज यानी एक पतली सी रबर की झिल्ली होती है जो कॉन्स्टेंटली इन दोनों बोन्स के बीच में रहकर उनको चिकनाई प्रदान करती रहती है, जिससे वो बोन्स आराम से चलती हैं। लेकिन इस कार्टिलेज की हेल्थ मेंटेन करने के लिए जॉइंट का मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन कार्टिलेजेस के साथ साथ जॉइंट के अंदर एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड भी होता है जो इस कार्टिलेज को कॉन्स्टेंटली, आप ये मानिए जैसे गाड़ी का वाइपर गाड़ी के शीशे को साफ करता रहता है, ऐसे वो साइनोवियल फ्लूइड कार्टिलेज को क्लीन करता रहता है। अब जो जॉइंट 1-1.5 महीने 2 महीने नहीं चला किसी वजह से, तो वो कार्टिलेज की क्लीनिंग ना होने की वजह से वो आपस में कार्टिलेज चिपकने लगते हैं दोनों बोन्स के, उसको आर्थ्रोफाइब्रोसिस बोलते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉज होता है, इंट्राआर्टिकुलर कॉज होता है नी स्टिफनेस का, जो एक लंबे समय तक अगर जिसको एड्रेस ना किया जाए तो वो परमानेंट होके और घुटने को पेनलेस स्टिफनेस तक ले जाता है। पेनलेस स्टिफनेस मतलब कि आप मोड़ना भी चाहेंगे, दर्द की वजह से नहीं, वो मुड़ेगा ही नहीं, बस वो जाम हो जाएगा, पूरी तरह से जाम हो जाएगा। और ऐसा इन केसेस में देखा गया जो कई सालों तक जिनके घुटने इनिशियली फ्लेक्सिबल होते हैं एंड देन ग्रेजुअली जाके स्टिफनेस में कन्वर्ट हो जाता है। इनके अलावा कुछ कॉजेज़ हैं जो नेचुरल कॉजेज़ हैं, जैसे एज के साथ घुटना घिसना यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस, या किसी तरह की गठियाएँ रुमेटॉइड आर्थराइटिस जिसकी वजह से घुटने के अंदर का लुब्रिकेटिंग मैकेनिज्म या झिल्ली ख़राब हो जाती हैं। और भी कुछ कॉजेज़ हो सकते हैं, कोई सिस्टेमिक डिजीज़ ऐसी जिसकी वजह से कार्टिलेज डिजेनरेशन फास्टन होता है, तो उनकी वजह से भी नी स्टिफनेस हो सकती है। देखिए, आज जो हम बात करेंगे वो सिर्फ और उसमें बात करेंगे जो ट्रॉमा के कारण से जो ट्रॉमा केसेस होते हैं, सर्जरी होती है, सर्जरी के बाद जो स्टिफनेस आ जाता है, चाहे वो प्लास्टर के कारण से आ जाए या कोई सर्जरी है, लिगामेंट सर्जरी है। दोस्तों, डॉक्टरों में जो एक सबसे ज़्यादा जो खासियत होती है, जिसे आप भी पसंद करते हैं, वह कि आपको वह कितने बेहतर ढंग से वो समझा सकते हैं कि आपका इलाज कैसे होगा, क्या रीजन है जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये चीज़ हमें आप में भी देखने को मिलती है। तो एक हमें सवाल बताइए कि जो फाइब्रोसिस की बात कर रहे हैं, जो चिपक जाता है कार्टिलेज एक दूसरे से, उसे रिलीज कैसे करते हैं? एक चीज़ से तो हमें लगता है कि बहुत कम ऐसे परसेंटेज होंगे पेशेंट के जो आप तक पहुंचना चाह रहा है, इलाज कराना चाह रहा है, लेकिन वो दर्द के कारण से पैर नहीं मोड़ रहा हो। ऐसे 2-4% पेशेंट होंगे जो दर्द के कारण से नहीं मोड़ रहा है। अगर वो पैसा देने के लिए तैयार है, इसका मतलब है कि वो पहले खुद से ट्राई कर चुका है जी। इस तरह के जो स्टिफनेस हैं, क्या वो 100% ठीक हो जाता है? और अगर ठीक हो जाता है तो कैसे करते हैं? हाँ, ये एक इसमें जो मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा कि क्या सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंजरी या सर्जरी के बाद पेशेंट हम तक पहुंचा है। जितना जल्दी पेशेंट हम तक पहुंच जाते हैं, उतने ही कम इन्वेसिव तरीके से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आने के चांसेस होते हैं। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए घुटने की कोई एक सर्जरी हुई, चाहे लिगामेंट की, मेनिस्कस की या फ्रैक्चर की। हम लोग एनकरेज करते हैं कि नेक्स्ट डे से ही घुटना मोड़ने वाली एक्सरसाइजेज, फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन शुरू हो जाए। एक्टिव नहीं तो पैसिव, नहीं तो एक्टिव असिस्टेड। मतलब या तो पेशेंट खुद मोड़ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कुछ सपोर्ट के साथ, और अगर वो भी नहीं कर पाते हैं तो कोई और इंसान, एक ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट, उस घुटने को मोड़ना और सीधा करना शुरू कर देता है। वो इसलिए मैंने आपको बताया कि ताकि जॉइंट के अंदर फाइब्रोसिस ना हो और जॉइंट मोबाइल रहे, ठीक। लेकिन इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो अंडरलाइंग ऑपरेशन या सर्जरी हुई है वो स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हम मोड़ रहे हैं तो वो बना हुआ नया बनाया गया लिगामेंट या फिक्स किया गया फ्रैक्चर अपनी जगह से हिल जाए। सो दोनों चीज़ों का इक्विलिब्रियम बना के, इसीलिए एक ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट या एक अच्छे सुपरवाइजन की ज़रूरत है ताकि हम वो मूवमेंट प्रॉपरली करा सकें। ये जो दिक्कत होती है, मोस्टली हमने जो देखा है कि जो 2-3 महीने का जो रिहेबिलिटेशन का जो टाइम पीरियड फ्रेम होता है, चाहे वो प्लास्टर लगा हुआ है, जस्ट उसके बाद ही ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है कि जब हमारा घुटना तो अब जाम हो गया, मुड़ नहीं रहा जी। सो ये सारी प्रॉब्लम्स जो 2-2.5 महीने के बाद का जो सिनेरियो बनता है वो कायदे से डे 1 से शुरू हो जाती हैं।
शुरू में वो फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि अगर हम थोड़ा कोशिश करें तो कम दर्द से भी हम उसको वापस सीधा कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो स्टिफ होता जाता है और वो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। उसके बाद जो एफर्ट हमें घुटने को वापस पूरा चलाने में लगेगा वो बढ़ता जाता है। जितना जल्दी पेशेंट एक ट्रेन्ड फिजियोथेरेपिस्ट के पास पहुंचेंगे या अपने डॉक्टर को दिखाएंगे, उतना ही आसानी से और उतने ही कम एफर्ट से हम घुटने को वो मोड़ पाएंगे। इसको घुटने को फ्री करने के या खोलने के स्टेप्स हैं कुछ। फर्स्ट स्टेप है एडिक्वेट एंड अर्ली रिहेबिलिटेशन या मोबिलाइजेशन। मान लीजिए वो हमारा पॉइंट मिस हो गया, मतलब हम उस टाइम पर किसी ट्रेन फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं पहुंच पाए और हम एक सेकेंडरी हमने स्टिफनेस डेवलप हो गई हमारे घुटने में, तो द सेकेंड स्टेप इज़ मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया, यानी कि एनेस्थीसिया या बेहोशी देके या उस पार्ट को सुन करके फिर उसको मोबिलाइज कर दिया जाता है एक बार, ताकि जो अर्ली फाइब्रोसिस या अर्ली स्टिफनेस है वो ब्रेक हो जाए और घुटना फ्री हो जाए। और फिर एनेस्थीसिया से बाहर आते ही पेशेंट तुरंत घुटना मोड़ने की एक्सरसाइजेज शुरू कर दे, ताकि जो हमारा वो पॉइंट शुरू में 2 महीने के लिए मिस हो गया था हम वापस उस जगह पे पहुंच जाएं। अगर मान लीजिए हमारा ये पॉइंट भी मिस हो गया, स्टिफनेस इतनी ज़्यादा हो गई कि अंडर एनेस्थीसिया भी हम उसको मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ और मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स जैसे आर्थ्रोस्कोपिक आर्थ्रोलाइसिस, यानी कि कैमरे से या दूरबीन से की होल सर्जरी करके जॉइंट के अंदर जो रेशा बन जाता है, जो फाइब्रोसिस हो जाता है, उसको हम हटा देते हैं, जिससे कि घुटना वापस मुड़ने लगता है। मान लीजिए उससे भी ज़्यादा लेट स्टेज 1 साल 1.5 साल हो गया और घुटने की आसपास की मांसपेशियां भी सिकुड़ के छोटी हो चुकी हैं, लिगामेंट सिकुड़ चुके हैं, तो हमें कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर्स जैसे पाई क्रस्टिंग ऑफ लिगामेंट्स करने पड़ सकते हैं, जिससे कि लिगामेंट की लेंथ वापस हम लंबी करके घुटना मुड़वाया जा सकता है। बट इन सारी चीज़ों में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हम जो भी इवेंट करते हैं नी को वापस फ्री करने के लिए, उसके बाद ट्रेंड रिहेबिलिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जो भी आप प्रोसेस बता रहे हैं, इस प्रोसेस में जो रिहेबिलिटेशन का जो पार्ट है स्टार्टिंग में, पेशेंट किस तरह से मोबिलाइज करे खुद को, खुद से कोशिश किस तरह से करे, थोड़ा सा आप हमारे पेशेंट के लिए ये अगर बता देते हैं तो उनके लिए हेल्प हो जाएगा। वो शुरुआती ही दौर से कोशिश करेंगे कि उनका स्टिफनेस ना आए और उन्हें डॉक्टर तक दोबारा से पहुंचने की जरूरत ना पड़े। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, सबसे पहले उनके साथ एक क्लियर डिस्कशन, आप उनसे गाइडलाइंस लीजिए कि डॉक्टर साहब मैं कितना घुटना सीधा या मोड़ सकता हूँ, क्या क्या एक्टिविटी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो सर्जरी से हमने ठीक किया वो टूटना नहीं चाहिए पहली चीज़। तो अगर वो जितना अलाउ करते हैं उसको करने के फर्दर 3 लेवल्स होते हैं, एक्टिव, एक्टिव असिस्टेड और पैसिव। यानी कि अगर आप खुद से कर पा रहे हैं और आपको अलाउड है खुद से करना अपनी मसल्स यूज़ करके, तो वो बेस्ट है। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं या किसी वजह से आपके डॉक्टर ने एक्टिव रिहेबिलिटेशन के लिए मना किया है, तो नेक्स्ट लेवल एक्टिव असिस्टेड होता है, यानी कि थोड़ा सा आपका एफर्ट, थोड़ा सा कोई और सप्लीमेंट कर रहा है। मान लीजिए वो लेवल भी नहीं है तो फिर पैसिव होता है, यानी कि जब तक आपकी अपनी मसल्स एक्टिवेट नहीं हो जाती या आपके लिए सेफ नहीं होता तो कोई ट्रेन्ड फिजियोथेरेपिस्ट उसको मोबिलाइज कराता है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जो घुटने का मुड़ना है उसमें आम तौर पे 90 डिग्री तक प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि उसमें ग्रेविटी मुड़ने को असिस्ट करती है। 180 डिग्री में प्रॉब्लम आती है सीधा करने में। घुटना हल्का सा मुड़ा रह जाता है, पूरा सीधा नहीं होता, क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट करना होता है हमें। तो उस कंडीशन में उल्टा लेट के की जाने वाली एक्सरसाइजेज एक ऐसा मेथड है जिससे ग्रेविटी हमारे को घुटना सीधा करने में हेल्प कर सकती है। और दूसरा, घुटने को सीधा करने वाली एक्सरसाइजेज में अगर एंकल के नीचे कोई पिलो या कोई रोल लगा के घुटने के वेट से ही, पैर के वेट से ही घुटना धीरे धीरे सीधा हो जाता है। अच्छा। तो जो एंटी ग्रेविटी मसल्स हैं, एंटी ग्रेविटी मसल जो हमारी जांग वाली मसल्स हैं, एक मसल ग्रेविटी असिस्टेड मसल्स होती हैं जो पीछे की तरफ होती हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स, और क्वाड्रिसेप्स मसल जो एंटी ग्रेविटी मसल है हमारी, उसकी स्ट्रेंथनिंग कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू हैमस्ट्रिंग मसल्स। डॉक्टर साहब, एक जो लास्ट सवाल है इसमें आपके लिए, जो घुटना स्टिफनेस को लेके, ये 100% तय है ना कि जो स्टिफनेस आ गया वो ठीक हो सकता है? क्योंकि कई बार हमें सुनने को आया है कि जी नहीं, ये ठीक नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल टास्क है। तो ये 100% तय है जो हमारे पेशेंट का घुटना जाम हो गया, और जनरली ये जाम जो है सो नए ही होते हैं, मतलब नए होते हैं कहने का सेंस 3 महीने 4 महीने 6 महीने पुराने होते हैं, और वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। 2-4 महीने लेट हो जाता है, डॉक्टर टू डॉक्टर भटक रहे होते हैं, कभी पैसे के कारण इलाज नहीं करा पाते हैं।
तो इसे ठीक किया जा सकता है 100%? मैं इसको ऐसे कहूँगा कि ट्रीटमेंट जो है नी स्टिफनेस का या जाम हुए घुटने का, वो एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल क्यों? एक टिप पे पेशेंट है, एक टिप पे सर्जन है या डॉक्टर है, और तीसरे टिप पे फिजियोथेरेपिस्ट है। सो इस ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स बेस्ट तभी आते हैं जब तीनों के बराबर एफर्ट हों। ऐसा फिर से मैं एक बात दोहरा रहा हूँ कि जितना जल्दी इसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाए उतने ही जल्दी और कंप्लीट रिजल्ट्स आते हैं। मान लीजिए कोई घुटना 20 साल से जाम है, उसको ठीक करने में एक तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा, नंबर ऑफ़ प्रोसीजर्स जो हमें करने पड़ सकते हैं वो कई सारे होंगे, और ऐसी भी उम्मीद है कि इनकम्प्लीट रिजल्ट्स आएँ। लेकिन जिस कंडीशन में वो अभी होंगे उससे डेफिनेटली बहुत बेहतर हो जाएंगे। सो मंत्रा यही है कि जितना जल्दी इसका ट्रीटमेंट शुरू हो, जितना अच्छे से मेहनत की जाए, क्योंकि अल्टीमेटली नी स्टिफनेस को खोलने में पेशेंट को भी एक सर्टेन डिग्री ऑफ पेन बेयर करना पड़ता है। सो मेंटल आउटलुक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पेशेंट इस चीज़ के लिए या मेरे दोस्त इस चीज़ के लिए रेडी हैं कि हम वो पेन टॉलरेट करने के लिए तैयार हैं, हमें लेकिन घुटना वापस ठीक चाहिए अपना। नहीं, आप तो बता ही रहे कि अगर बाय द वे टॉलरेट नहीं कर सकता तो लोकल एनेस्थेसिया में तो आप हाँ, कर ही देंगे। लेकिन उसके बाद भी आफ्टर एनेस्थीसिया का जब इफेक्ट चला जाता है उसके बाद भी एक्सरसाइज करने में कुछ दिन तक दर्द रह सकता है। तो उस पेन को टॉलरेट करके अगर हमारे पेशेंट्स अपने घुटने को मोड़ना और सीधा करना जारी रखेंगे तो ये कंफर्म्ड है कि उनके घुटने खुल जाएंगे। फ्रेंड्स, तो देखा आपने कि यदि आपका घुटना जाम हो चुका है, चाहे किसी भी रीजन से, कोई इंजरी हुई थी, कोई सर्जरी हुई थी या प्लास्टर लगा हुआ था, तो उसे ठीक किया जा सकता है। सवाल ये उठता है इसमें कि जितनी जल्दी आप उस मूवमेंट को शुरू कर सकते हैं, डॉक्टर के संपर्क में आएंगे, उतनी जल्दी जो आपके स्टिफनेस है, जो जाम है, ये खोला जा सकता है। जैसा कि डॉक्टर बता रहे हैं कि पुराने जाम भी खोले जा सकते हैं, मतलब लगभग 10 साल पुराने भी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप काफ़ी अवेयर हो गए होंगे कि आपको अगर स्टिफनेस आ रहा है तो आपको करना क्या है। एक सवाल है जो इस घुटना जाम से रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, जो सवाल है इसका डिटेल हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन फिर भी एक छोटा सा हिंट आपसे जानना चाहेंगे। जनरली कई बार देखा जाता है कि जो हमारे पेशेंट दूर दराज के हैं, गांव के एरिया के हैं, और उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, तो कई बार जो है जो गांव के डॉक्टर होते हैं वो पहला उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है, पहला जो उनका ट्रीटमेंट होता है, प्लास्टर कर दो जी। क्रैक है, फ्रैक्चर है, नहीं है, लिगामेंट इंजरी हुई है या मेनिस्कस टियर है, कुछ भी है, प्लास्टर कर दो। और वो प्लास्टर जब ओपन होता है तो पता चलता है कि उसकी सपोज लिगामेंट इंजरी तो ठीक नहीं हुई, उल्टा घुटना जाम हो गया अलग से जी। तो क्या हर इंजरी का, हर नी इंजरी का इलाज प्लास्टर पॉसिबल है? छोटा सा जवाब देंगे क्योंकि इस पर हम डिटेल फिर कभी आपसे बात करेंगे। इसका सबसे छोटा जवाब है नहीं। प्रॉब्लम के हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है, और आज की डेट में लाइफ इज़ मोबिलिटी, मोबिलिटी इज़ लाइफ। वो ट्रीटमेंट जिससे कम इमोबिलाइजेशन, यानी कि कम से कम किसी जॉइंट को मूव करने से रोका जाना चाहिए, वो ट्रीटमेंट बेस्ट ट्रीटमेंट कंसिडर होता है। इसी एक वजह से, क्योंकि जितना हम इमोबिलाइज करते हैं, चाहे वो प्लास्टर की फॉर्म में, चाहे वो बेड रेस्ट की फॉर्म में, उतना ही ऐसा पाया गया है कि आसपास के सराउंडिंग टिश्यूज़ और मसल्स भी डिजेनरेट करते हैं। सो अगर कोई ऐसा फ्रैक्चर है जिसमें वेट बेयरिंग नहीं होनी चाहिए या नी बेंडिंग नहीं होनी चाहिए, केवल उन्हीं केसेस में प्लास्टर किया जाना चाहिए। अदरवाइज हम अलाउ करते हैं जेंटल मोबिलाइजेशन अलॉन्ग विद एंटी इन्फ्लेमेटरी, पेन रिलीफ के लिए मेडिसिन या सिकाई गर्म या ठंडे की, डिपेंडिंग ऑन क्या स्टेटस है। तो देखा आपने, हर इंजरी में जरूरी नहीं कि प्लास्टर चढ़ाया जाए। तो जब भी आपके पास किसी भी तरह की इंजरी आती है तो जो आप पैरामेडिकल स्टाफ के पास कई बार चले जाते हैं और प्लास्टर करा के फिर अपने घुटने की ऐसी तैसी करके और वापस फिर डॉक्टर के पास आना होता है। इस स्थिति से बचे। जरूरत हो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएं। बाय द वे आपके पास पैसे की दिक्कत है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी पहुंचे। एटलीस्ट पैरामेडिकल स्टाफ से ज़्यादा बेहतर से बेहतर वहाँ आपको सर्विस अवेलेबल होगा। लेकिन ध्यान रखें कि हर इंजरी का इलाज प्लास्टर नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि जब भी इस तरह की परेशानी आपको फेस करनी होगी तो आप उसे बेहतर ढंग से हैंडल कर सकेंगे। हम रखें आपका ख्याल।